आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणित समझाने में भाषा की क्या भूमिका होती है। मान लीजिए आप किसी बच्ची को 3 की अवधारणा हासिल करने में मदद कर रहे हैं। आप ये कैसे करेंगे? यही ना, उसे 3 वस्तुओं के विभिन्न समूह जैसे पेंसिलें, किताबें, बच्चे, पेड़ वगैरह में मौजूद 3 पन को समझने में मदद देंगे। बच्ची को इस तरह की अमूर्त अवधारणाओं तथा उनसे संबंधित शब्दों के लिए तैयार करने के लिए हम ठोस चीज़ों, चित्रों आदि का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम उसे हर बात आम भाषा में भी समझाते हैं। इसी तरह गणित की कोई भी बात समझाने के लिए हमें बच्ची की पहली भाषा का या जो भी भाषा वह समझती हो उसका सहारा लेना होता है। इसके अलावा आम भाषा का उपयोग भी उस स्तर पर करना होता है जो बच्ची को समझ में आए। बदकिस्मती से कई शिक्षक और पाठ्य पुस्तक लेखक इस पहलू पर कोई विचार नहीं करते। यह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि गणित कठिन है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई गणित की किसी भी पाठ्य पुस्तक पर नज़र डालिए। क्या आपको लगता है जिस भाषा में अवधारणाएं व प्रक्रियाएं समझाई गई हैं उसे बच्चे समझ पाएंगे? मिसाल के तौर पर 6 वर्षीय बच्चों के लिए लिखी गई कक्षा 2 की किताब में माचिस के बक्से, मोटी किताब, अलमारी और संदूक की तस्वीरें दिखाकर कह देते हैं, यहाँ पर दी हर वस्तु घनाभ के आकार की है, इसलिए इन्हें घनाभाकार वस्तु कहते हैं। इसी तरह से बच्चों का परिचय गोलाकार, शंक्वाकार से कराया जाता है। 6 या 7 वर्ष के कितने बच्चे से समझ सकेंगे? जब वे इसे समझ ही नहीं पाते तो वे किस ढंग की गलतफहमियां पाल लेते होंगे। इन्हीं अवधारणाओं को समझाने का बेहतर तरीका यह होगा कि उन शब्दों का उपयोग किया जाए जो बच्चों के जाने पहचाने हों, और साथ में शरीर के हाव भाव और इशारों का इस्तेमाल किया जाए। यदि घनाभ जैसे शब्द बच्चों के भाषा विकास स्तर से मेल नहीं खाते तो इन्हें फिलहाल छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हम छोटे बच्चों को घनाभाकार, त्रिकोण आदि जैसी गणितीय अवधारणाओं की लंबी और उलझी हुई व्याख्याएं व परिभाषाएं देने से भी बचना चाहिए। इस स्तर पर इतना ही काफ़ी होगा कि बच्चे उदाहरण देकर बता सकें कि कौन सी वस्तु घनाभ है और कौन सी नहीं है। यदि हम शुरू से ही इन पहलुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों को आगे की अवधारणाएं व प्रक्रियाएं कभी स्पष्ट न हो सकेंगी। वे गणित की भाषा को लेकर कभी सहज न हो पाएंगे। हर मोड़ पर वे ऐसे संकेतों या सुरागों की तलाश में रहेंगे जिनकी मदद से परिभाषा या सूत्र को कम से कम याद तो रख सकें, और फिर जैसे ही किसी जरा भी अपरिचित सवाल से पाला पड़ेगा तो ये बच्चे तरह तरह की गलतियां करेंगे। इबारती सवालों को गणितीय अवधारणाओं व प्रक्रियाओं से परिचित कराने की जरूरत होती है। इन सवालों से उन्हें ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करें। अलबत्ता बच्चों को इबारती सवाल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि सवाल सरल शब्दों में हो तथा बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़े हों। इबारती सवालों को हल करने में सबसे पहले तो ये समझना होता है कि सवाल में कहा क्या गया है। इसके बाद उस सवाल को वास्तविक जीवन के संदर्भ से उपयुक्त गणितीय रूप में तब्दील करना होता है और इसे प्रतीकों में लिखना होता है। फिर इस गणितीय सवाल को हल करने के लिए उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया चुनना व उसे इस्तेमाल करना होता है, और अंत में उत्तर को वापस उस वास्तविक जीवन के संदर्भ में रखकर समझना होता है जहां से शुरू किया था। ये जो बात अभी इबारती सवाल करने के लिए मैंने कही उसको हम इन 5 चरणों में तोड़ सकते हैं। नंबर 1, वास्तविक जीवन से सवाल को समझना। नंबर 2, इसे गणितीय कथनों में तब्दील करना। नंबर 3, तुल्य गणितीय सवाल की रचना करना। नंबर 4, गणितीय सवाल को हल करना। नंबर 5, जो ये हल आया है उसको वास्तविक जीवन के सवाल में संदर्भ में बता देना कि मेरा जवाब मुझे आपने जो पूछा था मिल चुका है। बदकिस्मती से अधिकांश बच्चों का शुरू से इबारती सवालों से सामना नहीं होता। अधिकांश शिक्षक पाठ्य पुस्तकें अवधारणाएं समझाने के लिए सीधे अमूर्त संख्या वाले सवालों पर चले जाते हैं।
या फिर शब्दहीन चित्रों का उपयोग करते हैं। इबारती सवालों पर तो वे साल के अंत में आते हैं, जिसका नतीजा यह है कि बच्चों को ऐसे सवालों को हल करने में बहुत कठिनाई होती। एक दिन एक शिक्षक ने हमें बताया कि वे जब भी बच्चों को 4 संक्रियाओं में से किसी से भी संबंधित इबारती सवाल देते हैं तो कक्षा में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और डर का माहौल बन जाता है। और कभी कभी तो उसने बताया यदि आप गुणा और भाग सिखाने के तुरंत बाद बच्चों को इबारती सवाल दे दें तो बड़ा दिलचस्प असर दिखाई देता है। उन्हें ये पता है सवाल का संबंध जरूर उस बात से है जो अभी भी सिखाई गई है, यानी या तो गुणा होगा या भाग। फिर भी वे पूछते हैं, सर गुणा करें या भाग? यदि आप कक्षा 4 या 5 के बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि इबारती सवालों से सामना होते ही उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इसे समझने के लिए 10 या 11 वर्षीय बच्चों के किसी भी समूह को देखिए जिन्हें 4 गणितीय संक्रियाओं से संबंधित कुछ सीधे कथन वाले सवाल, यानी जिनमें सिर्फ संख्याओं और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया हो, और कुछ इबारती सवाल दिए गए हैं। आपको कुछ सामान्य पैटर्न नजर आएंगे। बच्चे पहले उन सवालों को करते हैं जो सही एल्गोरिदमी शैली में लिखे हुए हैं। इसके बाद वे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। फिर अधिकतर बच्चे बाकी के सवाल बिना हल किए छोड़ देते हैं। जो थोड़े से बच्चे इबारती सवाल करने की कोशिश करते हैं वे थोड़ा हिचकिचाते हुए शुरू करते हैं। डर और आत्मविश्वास की कमी साफ नजर आती है। इसके विपरीत सीधे सीधे अंकों व सूत्रों के रूप में प्रस्तुत सवाल करते वक्त वे काफ़ी आश्वस्त नजर आते हैं। वे कई अटकलें आजमाते हैं। इनमें से कुछ बच्चे ज़्यादातर कुछ संख्याओं को जोड़कर शुरू करते हैं। इसके बाद वे आसपास के बच्चों की कॉपियों में झांकते हैं, उन्होंने वही किया है या नहीं। कुछ बच्चे सवाल के शब्दों में कोई ऐसा सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें पता चल जाए कि कौन संक्रिया करनी है। शायद उनका तर्क कुछ इस तरह चलता है, यदि भाग या बांटो शब्द दिखे तो सवाल भाग का है। इस सवाल में कहीं कुल संख्या लिखा हो तो सवाल जोड़ का हो सकता है। यदि उसमें कहीं कितने और या कितने बचे लिखा हो तो सवाल घटाने का है। और यदि गुना या दर शब्द दिखाई पड़े तो पूरी संभावना है कि सवाल गुणा का है। कई बार वे सवाल में दी गई संख्याओं में सुराग तलाश करते हैं। इस मामले में ऐसा लगता है कि उनका तर्क इस प्रकार होता है, यदि संख्याएं छोटी हैं तो शायद उनका गुणा करना हो, यदि एक संख्या बड़ी है और दूसरी छोटी तो भाग आजमा लो, यदि एक भाग देने पर कुछ शेष बच जाए तो हमने गलती कर दी, इसलिए इसमें कोई और संक्रिया लागू करनी चाहिए। बच्चे ऐसे कई संकेतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तरह यह पता चल जाए कौन सी संक्रिया लागू करनी है और किन पर संख्याओं पर लागू करनी है। बच्चों को ऐसे संकेतों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? जिसे हम सीखना मानते हैं उस पर हमारा जोर ही शायद इबारती सवालों के साथ बच्चों के ऐसे व्यवहार का कारण है। हम में से कई लोगों के हिसाब से अंगणित सीखने का मुख्य उद्देश्य है संक्रियाओं को सही व तेजी से कर पाना। पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रम का दबाव भी मांग करता है शिक्षक बच्चों को बड़ी से बड़ी संख्याओं तथा मुश्किल से मुश्किल सूत्रों व नियमों की ओर धकेले। पर यह सब करते हुए बच्चों को इस बात के लिए समय ही नहीं दिया जाता कि वे इसमें निहित गणित के बारे में सोच सकें, उसे समझकर ग्रहण कर सकें। स्थिति तब और पेचीदा हो जाती है जब हम में से कई लोग बच्चों को अटकल लगाने के ऐसे कारगर तरीके सिखा देते हैं जिनसे पता चल सके कौन सी संक्रिया करनी है और कौन सी नहीं। हम उन्हें शॉर्टकट और एल्गोरिथम सिखा देते हैं। इन तरीकों से जाने पहचाने सवालों के अपेक्षित उत्तर निकालने में तो जरूर मदद मिलती है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और नतीजा यह होता है कि अगर उसी सवाल की भाषा में थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए तो उनकी मुश्किल और बढ़ जाती है। खेद की बात है कि हम ठोस चीज़ों परिचित संदर्भों में बच्चों की इन संक्रियाओं का अभ्यास कराने के लिए ज़रूरत के मुताबिक समय लगाना ही नहीं चाहते। हम उन्हें ऐसे सवाल हल करने के काफ़ी मौके नहीं देते जिनमें संख्याएं छोटी छोटी हों और जिन्हें करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग भी न करना पड़े। उदाहरण के लिए एन्ना के पास 7 कंचे थे, उसने 3 कंचे अपने दोस्त अजीत को दे दिए। एन्ना के पास कितने कंचे बचे? ऐसे सवाल कर पाने के लिए इस तरह के अभ्यास बहुत ज़रूरी हैं। एक ही संक्रिया पर आधारित सरल सवालों से शुरू करके उन्हें धीरे धीरे ऐसे इबारती सवाल दिए जा सकते हैं जिसमें कई चरण हों। इस तरह से वे कई मुश्किल सवाल भी कर जाएंगे।
अशोक की माँ ने उसे 50 रुपये दिए। उसने 10 रुपये दर्जन के भाव से 2 दर्जन संतरे तथा 6 रुपये किलो के भाव से 3 किलो आलू खरीदे। कितने रुपए वापस लेकर आएगा? आज की वीडियो में हमने जाना कि हम लोग या हमारी पाठ्य पुस्तकें किस तरह से डिजाइन की गई हैं कि उसमें कुछ पहले उदाहरण होते हैं, फिर कुछ सवाल दिए होते हैं और सबसे आखिरी में इबारती प्रश्न होते हैं। तो बच्चों को इबारती प्रश्न का मौका हल करने का सबसे आखिरी मिलता है, जबकि बच्चों को सीखने के स्तर में भाषा का उपयोग सबसे पहले आता है, क्योंकि बच्चे जो जानते हैं वो है उनकी अपनी भाषा। जो कुछ हम उनके स्तर की भाषा का प्रयोग करते हुए सिखाएंगे भाई तो वो सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ठोस संदर्भों के साथ छोटी संक्रियाओं को छोटे चरणों में सिखाना चाहिए, मानक विधि की ओर बाद में बढ़ना चाहिए। इसीलिए आप पाएंगे कि एनसीईआरटी की किताबें इसी पर फोकस करती हैं। कुछ शिक्षक साथी तो कहते भी हैं कि इसमें तो गणित है ही नहीं, क्योंकि उन्हें उसमें एल्गोरिथम वाले सवाल कम दिखाई देते हैं। ये किताबें पहेलियों, खेलों और चित्रों से भरी पड़ी हैं जो आपस में बच्चों के साथ संवाद करती हैं। ये किताबें बच्चों के मनोविज्ञान और गणित की सरल विधा को ध्यान में रखते हुए उसे फोकस करती हैं और केंद्रित करती हैं कि बच्चे एक अर्थपूर्ण और समझ के साथ गणित को सीख सकें। तो अगर आप भी ऐसा गणित बच्चों को देना चाहते हैं जो उनकी दैनिक जीवन जुड़ी समस्याओं को हल करने में काम आए और बच्चे गणित के भयन के बजाय गणित में आनंद लें, गणित के प्रति रुझान पैदा करें, तो आपको उनके स्तर की भाषा का प्रयोग करके पहेलियाँ, खेल, कहानी एनसीईआरटी को पाओगे कि वो आपको भी चुनौती दे रही होंगी। आप ऐसी पहेलियाँ हमारे चैनल पर देख सकते हैं माता पच्ची के नाम से। अगर आप बड़े लोग भी उनको चुनौती महसूस करोगे। अगली वीडियो में हम गणित की भाषा सीखने पर और विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही काम कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। तो आप लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बने रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।